दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जूनियर अमिताभ। मुंबई के वर्सोवा इलाके में उस बड़े से लॉन वाले बंगले में पार्टी चल रही थी। रोशनी से सजी महफिल में चमकदार कपड़े पहने लोग उस स्टेज की तरफ देख रहे थे जहां हैप्पी बर्थडे अंकुश लिखा था। मेजबान ने मेहमानों का मन बहलाने के लिए तमाम इंतजाम किए थे। महंगी ड्रिंक्स, लजीज खाना, शानदार ऑर्केस्ट्रा और फिल्मी सितारों के डुप्लीकेट्स भी। हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज के साथ सफेद प्रिंट सूट पहने एक बच्चे ने केक काटा और फिर पार्टी शबाब पे आ गई। इधर लॉन में खाना पीना शुरू हुआ और उधर स्टेज पर चुस्त चमकीली पतलून और कमीज पहने ऑर्केस्ट्रा के एंकर ने कहा, और आप सब की तालियों के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगा बॉलीवुड लुक अलाइक कलाकारों को, जो असली तो नहीं लेकिन उनसे कम भी नहीं। कुछ ही देर में स्टेज पर काला चश्मा लगाए तमाम फिल्मी अदाकारों के डुप्लीकेट जमा हो गए। उन्हें देखकर लोगों की हंसी छूटने लगी। अनिल कपूर का डुप्लीकेट बार बार दोनों हाथों को कानों के ऊपर फिराकर क्या बोला, एकदम झक्कास कहता था। उसके पीछे हल्की कदकाठी वाला एक शख्स जो हाथों को क्रॉस करके लड़खड़ाता हुआ चलकर देवानंद की अदाकारी कर रहा था। काली जैकेट पहने माथे पर बाल जमाए एक शख्स ने एक पैर तिरछा करके दोनों हाथ हवा में फैलाए तो हंसने की आवाज के बीच एक आवाज गूंजी, सस्ता वाला शाहरुख। यूं तो इन कलाकारों को ऐसी आवाजों की आदत थी, लेकिन फिर भी शाहरुख बने शख्स के चेहरे पर सजी नकली मुस्कुराहट उस एक पल बेइज्जती के एहसास में बदल गई थी। इन सभी लुकलाइक्स के पीछे एक शख्स और था जिसका कद तो औसत था, लेकिन चेहरा, लिबास, हरकतें और हेयर स्टाइल हूबहू अमिताभ बच्चन जी जैसा ही था। सफेद कमीज और काले कोट पर लाल गमछा डाले उस फ्रेंच कट नकली सफेद दाढ़ी वाले शख्स का नाम था फिरोज अंसारी उर्फ जूनियर अमिताभ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से साल 1994 में जब अपनी पत्नी यास्मीन के साथ फिरोज बंबई आए तो उनके दिल में हीरो बनने की तमन्ना थी और हाथ में अमिताभ बच्चन जी की एक फ्रेम की हुई तस्वीर। कुछ साल थिएटर भी किया, लेकिन फिर वक्त ने उनको अमिताभ का डुप्लीकेट और एक 9 साल के बेटे सुहेल का पिता बना दिया। हालांकि इस पेशे से उनकी ख्वाहिशें तो छोड़िए, जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थीं। चौल का किराया, महीने का राशन और सुहेल की फीस के बाद फिरोज के पास इतना भी नहीं बचता था कि पिछले 3 महीने से अंगूठे से फटा जूता बदलकर नया जूता खरीद सके। लेकिन अपने काम में माहिर फिरोज आज दिल से मिमिक्री नहीं कर रहा था। कभी डायलॉग भूल जाता, कभी डांस करते हुए कलाई पर बंधी घड़ी देखने लगता। जेब खाली न होती तो शायद आज वो घर पर ही रहता। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह। एक हाथ कमर पर और दूसरा आगे फैलाकर फिरोज ने अपना जूता छुपाते हुए कहा तो हंसने खिलखिलाने की आवाजें तेज हो गईं। फिरोज उदास आंखों से दूर रखी बड़ी सी मेज पर सजे एक शानदार केक को देखकर सोचने लगा कि अब तक तो घर पर उसके बेटे सुहेल की सालगिरह का छोटा सा केक कट भी चुका होगा। पार्टी खत्म हो चुकी थी और लॉन में पड़ी खाली कुर्सियों के बीच से फिरोज कपड़े बदलकर कंधे पर एक छोटा सा बैग टांगे उन नोटों को गिनता हुआ तेज कदमों से गेट के बाहर चला जा रहा था जो कुछ देर पहले उसके मैनेजर विनायक चौहान ने उसे दिए थे। विनायक डुप्लीकेट एक्टर्स को पार्टी, इवेंट वगैरह में सप्लाई करने वाली कंपनी चलाता था। कैसे हो फिरोज? एक बुजुर्ग आवाज को सुनकर फिरोज चौंका और रुक कर देखा तो सामने बलराज दादा खड़े थे। दादा आप? फिरोज ने नोट पीछे छुपाते हुए कहा। हाँ, बड़ी देर से देख रहा था तुमको। धोती कुर्ता और सदरी पहने बलराज दादा बोले तो उसने कहा, अच्छा मैंने देखा ही नहीं मेहमानों में आप भी हैं। कैसे हैं आप और बाकी सब कैसे हैं? बलराज दादा उस थिएटर कंपनी के मालिक थे जिसे बंबई आने के बाद फिरोज ने ज्वाइन किया था। तब वो उस थिएटर का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट था।
अलग अलग किरदारों की एक्टिंग वो इतनी खूबसूरती से करता था कि तालियां गूंज उठती थीं। लेकिन तालियों और वाह-वाह से दुनिया में कुछ खरीदा तो नहीं जा सकता। तो कैसा चल रहा है सबरंग थिएटर? फिरोज ने पूछा तो बलराज दादा उसके करीब आए और बोले, कई सालों बाद मिला हूं, लेकिन फिर वही कहूंगा बेटा, एनाटोली का किरदार अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एनाटोली, वो रूसी नाटक? फिरोज ने उनको टोका तो वो बोले, हाँ वही एनाटोली जिसे वरदान मिला और वो अपनी प्रेमिका की परछाई बन गया, लेकिन अब वो आजाद होना चाहता है। उस किरदार के साथ इंसाफ सिर्फ तुम। रहने दीजिए ना दादा, फिरोज ने उनकी बात काटते हुए कहा। माना जिस दुनिया में हूं मैं, वहां लोग मेरी कला पे नहीं मुझ पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हूटिंग करते हैं, लेकिन कम से कम खाली हाथ घर तो नहीं लौटना पड़ता। फिरोज ने 500 के कुछ नोट दिखाते हुए कहा और आगे बढ़ गया। फिरोज अपनी नई दुनिया से मुतमईन तो नहीं था, लेकिन पुरानी दुनिया में लौटने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लोकल ट्रेन की ठसाठस भीड़ की घुटन के बीच फिरोज वो खिलौने लिए खड़ा था जो उसने स्टेशन के पास वाली दुकान से खरीदे थे। तकरीबन 45 मिनट के सफ़र के बाद वो अपनी चौल की पुरानी सीढ़ियों पर तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगा तो ऑटो रिक्शा चलाने वाले इकबाल चाचा ने सीढ़ियों के पास उसे रोककर कुछ कहना चाहा। अभी नहीं चाचा, बाद में, कहते हुए वो बिना रुके सीढ़ियाँ चढ़ गया। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचा तो चेहरे की मुस्कुराहट हैरानी में बदल गई। चाचा, दरवाजा बंद क्यों है बाहर से? यास्मीन और सुहेल कहाँ हैं? हड़बड़ाई आवाज में उसने नीचे झांककर पूछा तो पता चला कि यास्मीन अस्पताल में है। वो अचानक बेहोश हो गई थी। फिरोज की रगों में दौड़ता खून जम गया और मुट्ठियां ढीली पड़ गईं। खिलौने जमीन पर बिखरने लगे। अस्पताल की हरी दीवारों और ऊंची सी छत से लटकते पंखे के नीचे एक बड़ी सी टेबल के पीछे बैठे डॉक्टर को फिरोज और उसका बेटा सुहेल बड़ी उम्मीद से देख रहे थे। यास्मीन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नाम की कोई बीमारी बताई गई थी। बॉडी में प्लेटलेट्स इन्फ्यूज करने पड़ेंगे, लेकिन अभी कमज़ोर हैं, इसलिए ट्रीटमेंट हफ्ते भर बाद होगा। डॉक्टर एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, फिलहाल आप इनको ले जाइए, दवा खिलाइए, 1 हफ्ते बाद लाइएगा और तभी ये पैसे काउंटर पर जमा करा दीजिएगा। हाँ? कुछ देर बाद वो बिस्तर पर लेटी यास्मीन का माथा सहला रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने, बात हो पाई? यास्मीन ने कराहते हुए पूछा तो फिरोज बोला, अरे भीड़ तो बहुत थी, लाइन लगी थी, लेकिन हमने भी कहा कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बस हो गया काम। यास्मीन मुस्कुराई तो वो हंसता हुआ बोला, अरे कुछ नहीं हुआ है तुमको, 1 हफ्ते बाद मामूली सा इंजेक्शन लगेगा और तुम दौड़ने लगोगी। सुहेल फैली हुई आंखों से पापा को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि झूठ कितना खूबसूरत होता है। शाम तक यास्मीन घर आ गई थी। आस पड़ोस के लोग उसे देखने आए थे। इधर सीढ़ियों पर बैठे फिरोज को इकबाल चाचा समझा रहे थे, अरे कब से कह रहा था कि जोकर पना छोड़ो, ऑटो चलाओ, लेकिन तुम ना, अब पैसा कैसे जमा कराओगे अस्पताल में? मेरी बात मानी होती ना। अरे नहीं माननी यार आपकी बात, नहीं चलाना ऑटो, ले लूंगा किसी से। फिरोज ने झल्ला कर कह तो दिया, लेकिन किससे लेगा ये उसे नहीं पता था। रात करवटों में काटने के बाद अगली सुबह फिरोज विनायक चौहान के दफ्तर में था। सुहेल भी था उसके साथ। विनायक एक छोटे से रंग बिरंगे कमरे में मेज के उस तरफ बैठा था। सामने उसका कोई जानने वाला था। हाँ भाई, क्या मांगता तुमको? अरे अभी कोई इवेंट है नहीं वैसे, उसने कहा तो फिरोज ने सुहेल की तरफ इशारा करते हुए कहा, विनायक भाई वो काम से नहीं आया हूँ, इसकी मम्मी बहुत बीमार है, अगर थोड़ा पैसा उधार मिल जाए तो मैं पूरा चुका दूंगा। पहले तो वो बिल्कुल नहीं माना, लेकिन फिरोज के भरी हुई आंखें लिए गिड़गिड़ाने पर आखिरकार मान गया। वो पैसा देने ही वाला था कि सामने बैठा उसका दोस्त बोला, ए तू जूनियर अमिताभ है ना, थोड़ा करके दिखाना, करके दिखाना। विनायक मुस्कुराया, हाँ करके दिखाओ तभी मिलेगा पैसा, चलो चलो। फिरोज की आंखों में आंसू थे, वो मजबूर था। उसने एक नजर सुहेल की तरफ की और आंसू पोंछते हुए एक हाथ आगे किया, दूसरा कमर पर रखा और भरे हुए गले से कोशिश की, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। मिमिक्री चलती रही, कमरे में बेशर्म ठहाके गूंजते रहे।
फिरोज पास खड़े अपने बेटे सुहेल से नजरें नहीं मिला पाया क्योंकि आंखें शर्मिंदगी से झुकी थीं। पैसे तो मिल गए लेकिन घर लौटने के बाद फिरोज काफी देर तक खामोश रहा। फिर कुछ सोचकर अचानक उठा और दीवार पर लगी अमिताभ बच्चन जी की वो तस्वीर जिसे वो बाराबंकी से लाया था उतारकर बेरुखी से संदूक में बंद कर दी। फिरोज की उस छोटी सी खोली की हरी दीवार पर तस्वीर का निशान बाकी था। वो तस्वीर जिसे देखते हुए वो याद करता था साल 1994 का वो दिन जब वो अमिताभ बच्चन जी की तस्वीर लेकर बाराबंकी से बंबई आया था हीरो बनने। आते ही खोली में सबसे पहले वो तस्वीर लगाई थी उसने। तब से ऐसी कोई सुबह नहीं गुजरी थी जब सोकर उठते ही उसने अमिताभ जी को सलाम न किया हो। ऐसा कोई 11 अक्टूबर नहीं गुजरा था जब घर में छोटा सा केक न काटा हो। सबरंग थिएटर में जब लोग उसकी एक्टिंग से खुश होकर पूछते कि कहाँ से सीखा, तो वो अमिताभ बच्चन जी का नाम लेते हुए कहता था, बस देखते देखते सीख लिया। लेकिन अब वही नाम उसे शर्मिंदगी की वजह लगता था। दिल की चोटें बड़ी अजीब होती हैं, जितनी गहरी लगती हैं आह उतनी ही खामोश होती है। वो शख्स जिसके नाम बाराबंकी में बच्चन की हर पिक्चर 10 बार देखने का रिकॉर्ड था, जो उन्हें अपना भगवान मानता था, वो ये फैसला कर चुका था कि अब वो जूनियर अमिताभ नहीं, सिर्फ फिरोज अंसारी कहलाएगा। ये तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया फिरोज। मोहल्ले की चाय की टपरी पर इकबाल चाचा ने चाय सुड़कते हुए फिरोज से कहा, ऑटो रिक्शा का लाइसेंस तुमको हम दिलवा देंगे। सुबह मीटर डाउन करो, शाम को घर लौटो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पियो पियो, चाय ठंडी हो रही, पियो। यास्मीन को अस्पताल से ठीक होकर घर लौटने में कुछ हफ्ते लग गए। उसे जब फिरोज के फैसले के बारे में पता चला तो उसने दरवाजे के पीछे कुछ दूसरे कपड़ों के साथ टंगे काले कोट और लाल गमछे को गमजदा आंखों से देखकर कहा, जानती हूँ तुमने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि अस्पताल में पैसे। अरे नहीं नहीं भाई, उसकी बात काटते हुए फिरोज सिरहाने बैठते हुए बोला, ऐसा नहीं है भाई, सच तो यह है कि मेरा मन ही उब गया था, कुछ रखा नहीं है इस लाइन में। ये सुनकर सुहेल बहुत देर तक अपने पिता की आंखों में सच ढूंढता रहा। लेकिन इकबाल चाचा ने जैसा कहा था वैसा हुआ भी। कुछ दिन बाद ही फिरोज को लाइसेंस मिल गया और किराए का ऑटो रिक्शा लेकर उसने मुंबई की सड़क पर दौड़ना शुरू किया तो वो अपने सारे गम, ट्रैफिक के शोर और जलते बुझते सिग्नल की चकाचौंध में भूलता गया। कहाँ जाना है? हाँ चलेगा ना, चलेगा। कहाँ जाना है? हाँ चलेगा ना, आओ बैठो बैठो। खाकी यूनिफॉर्म पहने, जेब के पास बिल्ला लटकाए, फिरोज वर्सोवा से अंधेरी, अंधेरी से बांद्रा, बांद्रा से कुर्ला, कुर्ला से दादर तक ऑटो भगाता रहता। दिन आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। फिरोज की आमदनी बढ़ गई थी, यास्मीन की तबीयत भी सुधर गई थी। कह सकते थे कि सब कुछ ठीक था फिरोज की जिंदगी में, लेकिन फिर भी हर सुबह तैयार होकर कंघा करते वक्त जब उसकी नजर आईने के पास रखी सफेद फ्रेंच कट दाढ़ी पर पड़ती तो न जाने क्यों उसकी नजरें आंसुओं से धुंधला जाती थीं। हाँ किधर जाने का है? नहीं, अमिताभ बच्चन का बंगला किधर है अपन को मालूम नहीं? नहीं, हाँ नहीं मालूम तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? इंसान जब मुश्किल दिनों से निकलता है तो वो बीते दिनों की नाकामयाबी की वजहें खुद गढ़ लेता है। जैसे फिरोज आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने दिनों की नाकामयाबी की वजह अमिताभ बच्चन जी के लिए उसकी दीवानगी को मानने लगा था। अक्सर सोचता था कि वो तस्वीर पहले ही हटा दी होती तो जिंदगी कब की बेहतर हो गई होती। ऑटो खाली हो? एक रोज जब वो बांद्रा के ऑटो स्टैंड पर खड़ा था तो एक 30-32 साल के घुंघराले बाल वाले लड़के ने उससे पूछा, हाँ कहाँ जाना है? फिरोज ने पूछा तो वो बोला, सांता क्रूज चलोगे? खाकी कमीज के कॉलर के पीछे से रुमाल हटाते हुए फिरोज बोला, नहीं जगह। सफ़ेद कमीज और नेवी ब्लू पैंट पहने वो लड़का आगे बढ़ा ही था कि न जाने क्या सोचकर फिरोज ने दोबारा पूछा, अच्छा सांता क्रूज में किधर? उस लड़के के जवाब ने फिरोज को एक पल को गहरी सोच में डाल दिया। वो बोला, सांता क्रूज में सबरंग थिएटर जानते हो, चलोगे? थोड़ी देर बाद फिरोज का ऑटो सांता क्रूज की तरफ जा रहा था। थिएटर करते हो क्या? फिरोज ने शीशा एडजस्ट करते हुए पीछे बैठे लड़के से पूछा तो वो बोला, हाँ सीख रहा हूँ अभी। क्यों? नहीं कुछ नहीं, कभी हम भी थिएटर करते थे। अच्छा, अरे वाह, तो छोड़ क्यों दिया? उस लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तो फिरोज ने आंख मारकर कहा, अमिताभ बच्चन ने छुड़ा दिया। उस लड़के के चेहरे पर अजीब से भाव आए और वो बाहर देखने लगा।
कुछ देर की खामोशी के बाद फिरोज ने फिर पूछा, तुमको कैसे लगते हैं? कौन? अरे अमिताभ बच्चन। और कौन? कैसे लगते हैं मतलब? अरे सदी के महानायक हैं। एक्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो वो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। तो मतलब तुम भी उनको कॉपी करते हो? नहीं नहीं भाई, कॉपी क्यों करूं? उनका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। हाँ, एक्टिंग की बारीकियाँ, डायलॉग डिलीवरी, काम का डेडिकेशन, ये सब सीखता हूँ उनसे। वैसे आपकी शक्ल उनसे काफ़ी मिलती है। बस 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 यहीं रुको, यहीं रुको। ऑटो रुका तो फिरोज़ अपना चेहरा दाएं बाएं छुपाने लगा। सबरंग थिएटर के गेट पर बलराज दादा खड़े थे। वो किसी को बाहर तक छोड़ने आए थे शायद। उन्होंने फिरोज़ को देखा तो इससे पहले कि वो बिना पैसे लिए निकल जाता, वो उसके करीब आ गए। अरे फिरोज़, तुम ये ऑटो? बढ़िया है, बढ़िया है। अरे अब यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ, उन्होंने कहा। नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी में हो दादा, फिरोज़ ने लाख कहा, लेकिन बलराज दादा नहीं माने। बातचीत के बाद वो उसे अंदर ले गए। फिरोज़ एक लंबे अरसे बाद अपने पुराने दिनों को फिर से महसूस कर रहा था। तालियों की वो गड़गड़ाहट जहन में गूंज रही थी। थिएटर की कुर्सियाँ, वो स्टेज पर लटकी लाइट, वो पर्दे, सब सुनी सुनी सी दास्तां सुना रहे थे। उस रात फिरोज करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो सोने की कोशिश करता तो बीते ज़माने की वो तालियों की गड़गड़ाहट उसके जहन में गूंजने लगती। वो उठकर बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गया तो उसे उस घुंघराले बाल वाले लड़के की बातें याद आने लगीं। कितनी गहरी बात कह गया था वो। फिरोज को उस रात एहसास हुआ कि उसकी नाकामयाबी की वजह अमिताभ बच्चन जी नहीं, वो खुद है। काश उसने अमिताभ जी की नकल के बजाय उनसे सीखा होता तो आज शायद वो अपने उन सपनों के करीब होता जिनको वो दफन कर चुका था। सुबह हुई और सुबह की रोशनी में फिरोज यास्मीन से अपने दिल की बात कह पाने की हिम्मत जुटा पाया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप करना चाहते हैं तो कीजिए ना, यास्मीन कपड़े अलमारी में रखते हुए बोली। तो फिरोज ने कहा, नहीं फिर ऑटो कब चलाऊंगा? यास्मीन ने कहा, अरे शो रोजाना थोड़े होते हैं, जब शो हो तो वो कीजिए, बाकी वक्त ये काम। और हाँ, आमदनी कम होगी तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगी। सोच रही हूँ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं। यास्मीन की ज़बान से निकले वो लफ्ज़ फिरोज़ को किसी ख्वाब के बेहद करीब पहुंच जाने वाले एहसास की तरह नरम लग रहे थे। आंखों के किनारों पर चमकते हुए आंसुओं को मुस्कुरा कर पोंछते हुए उसने यास्मीन को गले से लगा लिया। तकरीबन 1.5 महीने बाद सबरंग थिएटर के एक बड़े से आधी खाली और आधी भरी सीटों वाले ऑडिटोरियम के स्टेज पर पूरे मेकअप और कॉस्ट्यूम पहने फिरोज एक रशन नाटक एनाटोली का मरकजी किरदार बनकर परफॉर्म कर रहा था। सुनहरे लंबे बाल और ढीली पतलून जो घुटने के नीचे से चुस्त हो जाती थी, सर पर टोपी जिस पर सुनहरी डोरियां थीं लगाए, वो उस किरदार को निभा रहा था जो अपने ही मांगे वरदान से अपनी प्रेमिका की परछाई बन गया था, लेकिन अब वो मुक्त होना चाहता है। नहीं होना मुझे परछाई तुम्हारी, मुझे खुद चुननी है रफ्तार, करो आजाद मुझे बंधन से, चल सकूं मैं खुद अपनी चाल। फिरोज अपनी जोशीली आवाज़ और बारीक अदाकारी के साथ जब डायलॉग बोल रहा था तो ऑडिटोरियम में संजीदा खामोशी थी। शो ख़त्म हुआ तो सबसे पहले ताली सुहेल ने बजाई और फिर यास्मीन ने, जिसे देखकर फिरोज़ की आंखें खुशी से नम हो गईं। ये उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। लोगों की खुसुर फुसुर में कोई पूछ रहा था, इस एक्टर का नाम क्या है? जवाब में कोई कहता, फिरोज अंसारी, फिरोज अंसारी। फिरोज भी अब अपने इश्क की महज परछाई नहीं था, वो आज़ाद हो गया था। लेकिन हाँ, घर की उस हरी दीवार पर अमिताभ बच्चन जी की पहले से भी बड़ी तस्वीर फिर से लगा दी गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।